नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी हो चुकी है। लोकसभा में अब सिर्फ 543 सांसद नहीं होंगे, बल्कि यह संख्या बढ़कर 850 तक पहुंच सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है महिलाओं को 33% आरक्षण देने की योजना। यानी संसद में हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला फैसला माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह बदलाव कैसे होगा, किन राज्यों का इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और क्या इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच नया विवाद खड़ा हो सकता है। चलिए इस पूरी खबर को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। क्या है 850 सीटों वाली लोकसभा का पूरा गणित। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 543 से सीधे 850 सीटों तक पहुंचने का गणित क्या है। सरकार जो नए विधेयक ला रही है उसके मुताबिक लोकसभा में राज्यों के लिए अधिकतम 815 सीटें होंगी, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। अभी तक राज्यों के पास 530 सीटें थी और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 13 से 15 के आसपास सीटें थी। यानी कुल मिलाकर लगभग 300 सीटों का इजाफा हो सकता है। यह इजाफा सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध महिलाओं को 33% आरक्षण देने से है। अगर सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीटें कम हो जाती। इससे राजनीतिक असंतुलन पैदा हो सकता था। इसलिए सरकार ने सीटें बढ़ाने का रास्ता चुना। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में संसद का आकार ही बदल जाएगा और ज़्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। इस पूरे बदलाव का सबसे अहम हिस्सा परिसीमन यानी डिलिमिटेशन है। आसान भाषा में कहें तो यह निर्वाचन क्षेत्र की नई सीमा तय करने की प्रक्रिया है। अभी तक सीटों का बंटवारा काफ़ी हद तक पुराने आंकड़ों पर आधारित था, लेकिन अब 2011 की जनगणना को आधार बनाकर सीटों का नया निर्धारण किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिन राज्यों की आबादी ज़्यादा बढ़ी है वहाँ सीटों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ेगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में के सीटों में बड़ा इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में यह बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम हो सकती है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। परिसीमन आयोग इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगा और उसके फैसले को कानूनी मान्यता मिलेगी, जिसे अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी। क्या कहते हैं आंकड़े और किस राज्य को कितना फायदा। सबसे बड़ा सवाल है कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेगी। संभावित आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर करीब 125 तक पहुंच सकती है। यानी अकेले यूपी में लगभग 45 सीटों का इजाफा हो सकता है। बिहार में यह संख्या 40 से बढ़कर करीब 62 हो सकती है। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 75 सीटें हो सकती है। तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 60 से ज़्यादा और केरल में 20 से बढ़कर करीब 30 सीटें होने की संभावना है। यानी साफ है कि हर राज्य में सीटें बढ़ेंगी, लेकिन संख्या में फर्क रहेगा। यही फर्क आगे चलकर राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों का प्रभाव और बढ़ सकता है, जिससे संसद में उनकी आवाज़ और मजबूत होगी। नए प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। यह आरक्षण अस्थायी नहीं होगा, बल्कि रोटेशन के आधार पर लागू होगा। यानी हर चुनाव में अलग अलग सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के हर हिस्सों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिले। यह आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा। यानी 2029 से लेकर 2039 तक के चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। देश की राजनीति पर क्या होगा असर। इस बदलाव का असर सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी राजनीति का समीकरण बदल सकता है। पहली बात, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे संसद में नए मुद्दे और नई सोच आएगी। दूसरी बात, राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि अब यह तीसरी सीट महिला उम्मीदवार के लिए होगी। तीसरी बात, नए परिसीमन के कारण कुछ राज्यों का प्रभाव बढ़ेगा और कुछ का संतुलन बदल सकता है। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है और दक्षिण राज्यों की ओर से भी चिंता जताई जा रही है।
हालांकि सरकार का कहना है कि यह बदलाव देश में समान प्रतिनिधित्व और महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। साफ है, यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि देश की राजनीति का नया अध्याय है। लेकिन अब भी कई बड़े सवाल बाकी हैं, जैसे कि क्या यह बदलाव सभी राज्यों के लिए फायदेमंद होगा, क्या इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा और क्या राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं। पहले हमने समझा कि कैसे लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 तक पहुंच सकती है और महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए पूरा सिस्टम कैसे बदला जा रहा है। लेकिन इस बड़े बदलाव के साथ कई सवाल और चिंताएं भी सामने आ रही है, खासकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संतुलन, राजनीतिक दलों की रणनीति और 2029 तक इस पूरे सिस्टम को लागू करने की चुनौती। विपक्ष की चिंता और राजनीतिक विवाद। जैसे ही इस प्रस्ताव की चर्चा तेज हुई, वैसे ही विपक्ष ने कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। सबसे बड़ी चिंता सीटों के आसमान बढ़ोतरी को लेकर। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जहां 40 से ज़्यादा सीटें बढ़ सकती हैं, वहीं तमिलनाडु में यह संख्या लगभग आधी रह सकती है। यानी प्रतिशत भले ही समान हो, लेकिन संख्या के लिहाज से बहुत बड़ा फर्क होगा। विपक्ष का कहना है कि इससे संसद में कुछ राज्यों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा रही है। हालांकि सरकार का पक्ष साफ है कि यह बदलाव पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ महिलाओं को बराबर प्रतिनिधित्व देना है। क्या है उत्तर बनाम दक्षिण का नया समीकरण? इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संतुलन को लेकर हो रही है। दक्षिण भारत के कई राज्यों का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया, लेकिन नए परिसीमन के बाद उन्हें इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि सीटों का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर होगा और जिन राज्यों की आबादी ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा सीटें मिलेगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का प्रभाव बढ़ सकता है। यह मुद्दा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए आने वाले समय में इस पर और ज़्यादा बहस देखने को मिल सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि इस पूरे सिस्टम को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन करना होगा, फिर नए सीटों का निर्धारण करना होगा और उसके बाद महिला आरक्षण लागू करना होगा। यानी यह पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली है और इसमें लगभग 2 साल तक का समय लग सकता है। इसके अलावा राजनीतिक सहमति भी जरूरी होगी, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत होना चाहिए। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार समय पर यह प्रक्रिया पूरी कर पाती है या नहीं। महिलाओं के लिए क्या बदलेगा और भविष्य की राजनीति कैसी होगी? अगर यह योजना सफल होती है तो देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी लोकसभा में महिलाओं की संख्या करीब 14-15% के आसपास है, जो बढ़कर सीधे 33% हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि 850 सीटों में से लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इससे संसद में महिलाओं की आवाज मजबूत होगी और महिला संबंधित मुद्दों पर ज्यादा ध्यान जाएगा। इसके अलावा यह बदलाव समाज में भी एक सकारात्मक संदेश देगा, जिससे महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ेगी। इस पूरे बदलाव के बाद देश की राजनीति का चेहरा भी पूरी तरह बदल सकता है। नए चेहरे सामने आएंगे, नई चुनौतियां बनेंगी और चुनावी समीकरण भी बदल जाएंगे। राजनीतिक दलों को अब महिलाओं को ज़्यादा टिकट देने होंगे और उन्हें नेतृत्व की भूमिका में लाना होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, जिसे संभालना सरकार के लिए चुनौती होगा। लेकिन अगर यह बदलाव सही तरीके से लागू हो जाता है तो यह भारत के लोकतंत्र को और मजबूत बना सकता है। तो अब पूरी तस्वीर साफ है। लोकसभा में 850 सीटें, महिलाओं को 33% आरक्षण और परिसीमन के जरिए नया चुनावी नक्शा। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा बदलने वाला है। अब नज़र इस बात पर है कि यह योजना कब और कैसे जमीन पर उतरती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे हर जरूरी अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।